आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। हमारी आज की साखी का शीर्षक है सबक। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, दर्शना जी वृद्धाश्रम के आंगन में बैठी हुई टीवी देख रही थी। टीवी पर अपनी भाभी और उनकी बेटी को देखते ही दर्शना जी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वो सोच में पड़ गईं कि मैंने इन लोगों को क्या कुछ नहीं सुनाया था। आज ये लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। इधर मंच पर बेटी को पुरस्कार लेता हुआ देखकर दर्शना जी की आंखें भी खुशी के मारे नम हो गई थी। और उसी पल कमला को भी अपनी ननद दर्शना की याद आ रही थी। साथ संगत जी, कमला जी की ननद दर्शना शुरुआत से ही बहुत ही बुरे व्यवहार की थी। तो दर्शना जी अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं थी, क्योंकि दिखने में वो बहुत सुंदर थी। दर्शना जी की सुंदरता को देखते हुए एक ऊंचे घराने से उनके लिए रिश्ता आया। बहुत धूमधाम से दर्शना की शादी हुई और वो अपने ससुराल में चली गई। बाद में जब दर्शना के भाई प्रभाकर की शादी हुई तो कमला ने पत्नी के रूप में उनके जीवन में कदम रखा। दर्शना अपनी भाभी कमला से ज्यादा खुश नहीं रहती थी। वो सोचती थी कि मेरी भाभी तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए दर्शना ने अपनी भाभी कमला को कोई मान सम्मान नहीं दिया। धीरे धीरे कमला को भी ये बात समझ में आ गई थी और रिश्तों में थोड़ी दूरी सी आ गई थी। इधर जब कमला के घर पर संतान का जन्म होने वाला था और दूसरी तरफ कमला की सास की मृत्यु हो गई, तो घर में अब अपना कहने वाला कोई नहीं था। कमला के ससुर जी भी बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, तो प्रभाकर और कमला ही एक दूसरे का ध्यान रख लेते थे। जब समय पूरा होने वाला था तब एक दिन प्रभाकर ने अपनी बहन दर्शना को फोन लगाकर कहा, दीदी घर पर मेरी पत्नी का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाती तो अच्छा रहता। तब दर्शना ने उसे झिड़कते हुए कहा कि मैं अपने घर का ऐशो आराम छोड़कर तुम्हारे घर पर तुम्हारी पत्नी की सेवा करने नहीं आऊंगी, किसी काम वाली को रख लो। तब इस बात से प्रभाकर को बहुत बुरा लगा था। उसने सोचा था कि ऐसे समय में कोई घर का अपना व्यक्ति होगा तो अच्छा होगा और घर का व्यक्ति कमला का ध्यान अच्छे से रख पाएगा। फिर काफी सोच विचार कर प्रभाकर ने अपनी सास को आने के लिए कह दिया। कमला की मां ने आकर सब कुछ सहज ही संभाल लिया था, लेकिन प्रभाकर के मन में ये बात रह गई थी कि मेरी बहन ने मुश्किल परिस्थितियों में मेरा साथ नहीं दिया। खैर धीरे धीरे समय बीता। निश्चित समय आने पर कमला ने एक बेटी को जन्म दिया। मासूम सी उस बच्ची को देखते ही प्रभाकर और कमला की आंखें खुशी के मारे नम हो गई। हालांकि उस बच्ची का रंग ज्यादा साफ नहीं था, लेकिन माता पिता के लिए बात बताइए कहाँ मायने रखती है। वो तो उस बच्चे की मुस्कान को देखकर उसमें खो जाते थे। पंखड़ियों से नरम कोमल गाल, जिसे छूने से भी डर लगता था। जब दर्शना अस्पताल में बच्ची को देखने के लिए आई तो देखते ही मुंह बनाते हुए बोली, ये लड़की तो हमारे खानदान की लगती नहीं है। भाभी, ये कैसी बच्ची को जन्म दिया है, इसका रंग तो बहुत काला है। इस बात से कमला को बहुत बुरा लगा था और जो कमला की माँ थी उनको भी बहुत हैरानगी हुई कि ऐसे सीधे सीधे मुंह पर इतनी गलत बात कौन बोल सकता है। खैर प्रभाकर ने ये बात नहीं सुनी थी, लेकिन कमला को डर लग रहा था कि जब प्रभाकर को पता चलेगा तो वो गुस्से में कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि वो देख चुकी थी कि प्रभाकर अपनी बेटी से कितना प्यार कर रहा था। तो ऐसे में कोई इंसान अगर बच्ची के लिए गलत बात बोल दे तो पिता ये बात कैसे सहन कर सकता है। खैर दर्शना ने भाई के सामने तो कुछ नहीं कहा, वो वहां से चली गई। तो दर्शना के चेहरे पर कोई खास खुशी प्रभाकर को दिखाई नहीं दे रही थी। प्रभाकर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, मैं तो खुश हूँ कि मुझे बेटी हुई है। तो धीरे धीरे दिन बीते और कमला अस्पताल से घर आ गई। बेटी के जन्मदिन पर प्रभाकर ने एक बहुत बड़ी पार्टी देने का मन बनाया था। दिन में उन्होंने पूजा भी रखवा ली थी और उन्होंने सभी रिश्तेदारों को और दोस्तों को पार्टी में आने के लिए बोल दिया था। तो सब लोग वहां पर पहुंच चुके थे और पार्टी जब खत्म हुई तब सभी हंसी खुशी वापस लौटने लगे। दर्शना भी Low battery, please charge.
दर्शना को उपहार देने चाहे तो दर्शना अपने घमंड में बोली, भैया मुझे ऐसे मौकों पर तुम्हारा खर्चा नहीं करवाना है, वैसे ही तुम्हारा बहुत खर्चा हो गया है। तुम्हें बेटी के जन्मदिन पर इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या थी। कमला डर गई कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए, तो बात को संभालने की कोशिश करते हुए कमला ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, क्या हो गया, बेटी है तो क्या हुआ, हमारे लिए तो यही हमारा सब कुछ है। हम आपको प्यार से ये उपहार दे रहे हैं, आप ले लीजिए ना, इतना ज्यादा सुनाने की क्या जरूरत है। तब दर्शना ने उसे ताना मारते हुए बोला, भाभी मुझे उपहारों की कमी नहीं है, जो मैं ऐसे मातम मनाने वाली बात पर कपड़ों के और उपहारों के लालच में मैं खुश हो जाऊं। एक तो लड़की पैदा हुई है, ऊपर से काली, जब ये बड़ी होगी तो इसके बगल में बैठेगा भी कोई नहीं। प्रभाकर बीच में ही बोल पड़ा, दीदी ये क्या बोल रही हो, तुम खुद भी एक लड़की हो, लड़की होते हुए भी तुम लड़की के जन्म को मातम बनाने का मौका क्यों बोल रही हो। क्या हमारे माता पिता ने तुम्हारे जन्मदिन पर मातम मनाया था। दर्शना गुस्से में बोली कि मेरे सामने कुछ मत बोलना, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि मेरे लिए इतने ऊंचे घराने से रिश्ता आ गया, और तेरी बेटी तो इतनी काली है, आगे चलकर ये बदसूरत बनेगी, इसके लिए तो रिश्ता भी नहीं आएगा। प्रभाकर को गुस्सा आ गया। गुस्से में प्रभाकर बोलने लगा, मेरी बेटी की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी के जीवन में क्या होगा क्या नहीं, ये देखने के लिए इसके माता पिता जिंदा हैं। अच्छा होगा कि आप अपने बच्चों को अच्छे से पालो। तब दर्शना घमंड में डूबी हुई आवाज में बोली, मेरे पास 2 बेटे हैं, मुझे क्या चिंता, और वो देखने में काले भी नहीं है, मेरे बेटे तो सुंदर हैं ही, और साथ में वो हैं भी लड़के, तो मुझे जीवन में आगे कोई कमी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। मेरे बेटे मेरा ध्यान रखेंगे, तुम्हारा क्या है, तुम्हें बेटी पैदा हुई है, ये जिंदगी भर तुम पर बोझ बनकर रहेगी, ना तो इसकी शादी होगी और ना कभी तुम दोनों सुख भरे दिन देख पाओगी। वैसे तो अब तुम्हारी पत्नी दोबारा माँ बनने से रही, मैंने सच बात बोल दी तो तुम लोगों को बुरा लग गया। सच कहते हैं लोग कि आजकल सच बोलने का जमाना रहा ही नहीं। मैं तो कहती हूँ कि इस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आओ और एक अच्छा सा लड़का गोद ले लो, हो सकता है वो लड़का तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। प्रभाकर गुस्से में बोला, दीदी मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। माना कि डॉक्टर ने कह दिया है कि हमारे घर दूसरी संतान का जन्म नहीं हो सकता, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं और ना ही मुझे आपकी सलाह चाहिए। आप अपना जीवन देखिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। उस दिन के बाद से तो दर्शना ने कसम खा ली थी कि वो अपने भाई भाभी के घर दोबारा कभी नहीं आएगी। उसने सोचा था कि ये दोनों इस काली लड़की का क्या करेंगे, मैं देखती हूँ। दिन पर दिन जो कमला की बेटी थी उसके चेहरे का रंग और भी गहरा होता चला गया, लेकिन कमला और प्रभाकर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। कमला अंदर से दुखी थी। उस समय जब दर्शना ने उसकी बेटी के लिए अपशब्द कहे थे तब कमला को कितना बुरा लगा था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो अपनी बेटी की परवरिश इस तरह से करेगी कि उसकी बेटी का नाम खूब होगा और दुनिया की आंखें उसकी प्रतिभा को देखकर दंग रह जाएंगी। हालांकि बहुत से लोग कमला की बेटी को नापसंद करते थे और डॉक्टर ने बताया था कि अब कमला दोबारा माँ भी नहीं बन सकती। तब उसने भी सोच लिया था कि शायद भगवान की यही मर्जी है कि मैं अपनी एक ही बच्ची की ऐसी परवरिश करूं कि दुनिया वाले देख लें कि रूप रंग कोई मायने नहीं रखता, बल्कि गुण ही इंसान का असली खजाना होता है। प्रभाकर भी कमला के साथ था तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। देखते ही देखते समय बीता। कमला की बेटी रूहानी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसके साथ ही उसकी गीत संगीत में भी रुचि थी। उसके रुझान को कमला ने पहचाना और उसे आगे बढ़ाया और आज रूहानी ने गायन के क्षेत्र में अपना नाम बना लिया था। और आज जब उसे पुरस्कार मिल रहा था तब रह रहकर कमला और प्रभाकर की आंखें नम हो रही थी। आज वो टीवी पर आ रही थी और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। ये पल कमला के जीवन में अविस्मरणीय पल बन चुका था। उसकी ननद दर्शना को अपने बेटों पर बड़ा घमंड था। वो भी वृद्धाश्रम के कोने में बैठी हुई उस लड़की रूहानी की तरक्की देख रही थी, जिसे एक दिन दर्शना ने कहा था कि देखना इस लड़की के बगल में कोई बैठेगा भी नहीं। कमला के ननद दर्शना के बेटे सुंदर थे, उनकी पत्नियां भी एक से बढ़कर एक थी और खुद वो भी अपने जमाने में कितनी सुंदर थी। लेकिन दर्शना का दुर्भाग्य उसे कहां से कहां ले गया।
वहीं पर सामान्य सी दिखने वाली लड़की, जिसे लोग काली कहकर चिढ़ाते थे, यानी कि रूहानी, आज वो सफलता की ऊंचाइयां छू रही थी। और दर्शना को अपने बेटों पर बड़ा घमंड था। बेटों की शादियां हो गई, उनकी पत्नियां सुंदर आ गईं और वो अपनी सास दर्शना को कुछ समझती भी नहीं थी। तो दर्शना की बहुओं ने धीरे धीरे अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया और बेटों को माँ के खिलाफ कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज दर्शना जीववृद्धाश्रम में पहुंच चुकी थी। तभी तो कहते हैं कि अपने कर्म इंसान को बेहतर रखने चाहिए, बाहरी रूप रंग से कुछ नहीं होता है। संगीत के गान के क्षेत्र में ही कार्य करने वाले एक सुंदर लड़के चंदन ने रूहानी की मधुर आवाज को सुनकर उसे पसंद किया और धीरे धीरे रूहानी से जान पहचान बढ़ाकर जब 1 साल के बाद चंदन ने रूहानी को शादी के लिए कहा तो रूहानी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। साथ संगत जी, रूहानी और चंदन की शादी हो गई और दोनों की जोड़ी ने मिलकर गायन के क्षेत्र में खूब नाम कमाया। और जो लोग रूहानी का मजाक बनाते थे, उन लोगों के मुंह आज खुद ही बंद हो चुके थे। और आज दर्शना जी को भी जीवन में एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि कभी भी इंसान को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय कब किसको क्या रंग दिखा दे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।